कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं और मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। और जब सफल होगा डंका अपने आप बजेगा, जब सफलता मिलेगी डंका अपने आप बजेगा। और अभी तो कोशिशों को छिपाए बैठे हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। और इस प्लेटफॉर्म को नंबर 1 बनाने में आप सभी का प्यार सपोर्ट रहा है और ऐसा ही प्यार सपोर्ट आपको आगे भी बनाए रखना है। मैं सोनाली स्वागत करती हूं आप सभी का, जिसमें बेटा आज हम देखेंगे कि बिहार बोर्ड 12वीं में आखिर कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा टॉपिक जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमने वर्णमाला रखा है। वर्णमाला, आखिर इस टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11वीं में बेटा ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, मतलब 11th क्लास में आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, परिचित होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। तो बेटा मैं यानी कि आपकी सोनाली मैम आपको हिंदी में, मतलब कई बार आप ये सोचते हैं कि मैम गद्य खंड तो कर लेते हैं, काव्य भी याद हो जाता है, लेकिन व्याकरण कैसे पढ़ें, आखिर व्याकरण की तैयारी कैसे करें। तो बेटा अब वो सारे डर आपको दूर कर देने हैं और बस शुरुआत कर देनी है मैम के साथ बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाली। कौन सी? बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाली। तो बेटा आप सभी शुरुआत करिए और साथ ही साथ चीजों को समझते चलिए और यकीन मानिए कि आप सभी का नाम आने वाले समय में टॉपर्स में दर्ज हो जाएगा। तो बेटा अगर बात करें वर्णमाला टॉपिक की, तो टॉपिक को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, रटना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि साथ साथ आपके माइंड में एक थ्योरी बन जानी चाहिए, है ना, कि अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से आखिर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना है कि एग्जाम में हमें प्रश्नों को हल करना मैम आना चाहिए, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा साथ साथ हम ये भी समझते चलेंगे कि आखिर इस टॉपिक से, जी हाँ, वर्णमाला के टॉपिक से एग्जामिनर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके। और जैसा कि यहाँ पर वर्णमाला लिखा हुआ है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा समझ रहे होंगे कि वर्णमाला का मतलब ही होता है वर्ण। वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, या फिर हम ध्वनि भी बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे अगर हम देखें तो बेटा वर्णमाला की अगर हम बात करें, आखिर होता क्या है वर्णमाला, आप सभी का मानना होगा कि मैम एक लाइन में बता दीजिए, या फिर अगर कभी एग्जामिनर परिभाषा देकर पूछ ले तो मैम आखिर परिभाषा क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखना है बाबू कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलेंगे? अगर हमें एक लाइन में अक्षर को लिखना हो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, व्यवस्थित का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना बेटा, मतलब ऑर्डर में बाबू, है ना, ऑर्डर में। जैसे कि आप और हम अपने घर में, अपने परिवार में होते हैं तो सारी चीजें भली भांति व्यवस्थित होती है, मतलब अरेंज्ड होती हैं, है ना, कि हमें कपड़ों की जरूरत है तो वो कहाँ मिलेंगे, हमें बाकी सामान की जरूरत है तो वो कहाँ मिलेंगे, तो सारी चीजें मम्मी अरेंज कर देती है घर में सब कुछ, है ना। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, है ना, व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है बेटा? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे, है ना, वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात में आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कि मैम हमें पता चल गया, अगर एग्जामिनर एक लाइन में लिख कर देगा तो हम आंसर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि मैम आखिर वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या क्या है, आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा, कैसे हम उन प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे और उनके उत्तर दे सकेंगे। तो सोनाली मैम है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, और खासकर व्याकरण से, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, एक हवा बनाकर रखा है ना व्याकरण का, तो बेटा हर एक टॉपिक बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और सिखाने की जिम्मेदारी मैम की है। आगे बात करें बेटा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैम आपको ये बताना चाह रही है यहाँ पर कि बेटा ध्यान रखिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा वर्णमाला की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट आप यहाँ पर स्वर देख पा रहे होंगे और दूसरा पॉइंट है व्यंजन। मतलब स्वर और व्यंजन की अगर आपने पूरी की पूरी कहानी पढ़ ली, इनके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ लिया, तो बस बेटा हो गई वर्णमाला खत्म।
क्या मैम अभी तो शुरू हुई है और अभी खत्म हो गई? हाँ जी बेटा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है हमें वर्णों के मतलब स्वर के और व्यंजन के बारे में। तो अब आपका सवाल होगा कि मैम आखिर स्वर क्या होते हैं, मैम कैसे पता चलेगा? तो बेटा सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप से बेटा? स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। बोले और लिखे जाते हैं। इसलिए मैं आपको लिखकर बता रही हूं कि बेटा लिखी हुई चीजें आप कई बार पढ़ते हो, कई बार देखते हो और बार बार भूल जाते हो। जब मैम सामने लिख रही होती है, मैम की आवाज आप तक पहुंच रही होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होते हो, तो चीजें दिमाग में ऐसी बसती हैं कि कभी भी भूलने का नाम नहीं लेती। और मेरी एक बात बेटा याद रखना कि टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, पढ़िए ऐसे कि उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार में ही अगर आपने एक वीडियो देखा है तो पूरी तरह से वो टॉपिक आपके दिल और दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो बेटा स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। स्वतंत्र रूप से मतलब देखो बेटा, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अ, है ना, तो बेटा ये अ जो है वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर मैं क लिख दूं तो बेटा ये इसका जो है ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसका के साथ अ भी जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो स्वतंत्र होने का मतलब कुछ ऐसे है। आ रही बात समझ में? अब स्वर की संख्या कितनी होती है? तो बेटा स्वर की संख्या कुल 11 होती है ना। स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है बेटा? 11 होती है। मैम क्या संख्या को याद रखना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ बेटा, संख्या से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिर स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वतंत्र होते हैं या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? 11 होती है। अब यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल आपको व्यंजन पढ़ लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बाबू। जैसा उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बेटा स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि आप अपने जीवन के जो डिसीजन है, जो फैसले हैं, वो आप खुद से ले सके, बल्कि माँ बाप की, पेरेंट्स की, भाई बहन की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो बेटा ऐसे ही व्यंजन जो है इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? इनका उच्चारण करने या लिखने के लिए, उच्चारण करने या लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आ रही है बात समझ में? मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि बेटा ये स्वतंत्र जो है वो नहीं होते हैं, बल्कि स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र इसका मतलब है कि स्वतंत्र नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट बेटा, इनकी संख्या व्यंजन कितने होते हैं? स्वरों की संख्या तो 11 है, जबकि व्यंजन बेटा कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या कुल 33 मतलब 33 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, 33 होती है। आ गई बात समझ में? इतने में तो आप में से किसी को भी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने यहां तक देख लिया कि आखिर स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अब आगे स्वर का भी बाबू एक पार्ट है। किसका पार्ट है? स्वर का भी एक पार्ट है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर स्वर होते कौन कौन से हैं। तो बेटा अगर आपसे प्रकार पूछ लिए जाएं तो ध्यान रखिएगा स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर संख्या तो हमने 11 पढ़ ली, लेकिन अगर भेद पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ह्रस्व स्वर। अब मैम हम कैसे पता करेंगे या फिर एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, आखिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आखिर प्लुत स्वर क्या होते हैं? सब कुछ इस एक वीडियो में बेटा, जो भी बच्चे नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच
समझ रखे हैं। और यकीन मानो बिहार टॉपर्स मतलब बिहार टॉपर्स विद्याकुल चैनल पर अगर आप आ गए तो सोनाली मैम आपको हिंदी के लिए कहीं और भटकने नहीं देंगी, कुछ और परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बस सीधा सीधा पूरी एकाग्रता से आपको बढ़ते चलना है। ठीक है, तो बेटा ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनमें छोटी मात्राएं आती हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ठीक है, इनमें क्या आती हैं? छोटी मात्राएं। अब मैम ठीक है, ये तो पता चल गया छोटी मात्राएं, लेकिन आपसे एग्जामिनर कैसे परिभाषा लिख के देगा कि जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। ठीक है बाबू, बात समझ में आ गई? तो मैम दीर्घ क्या होते हैं? अरे बाबू दीर्घ का तो मतलब ही होता है ना कि बड़ा, तो मतलब इसमें वो अक्षर आएंगे जो बड़ी मात्राओं वाले होंगे। ठीक है, इसमें वो अक्षर आएंगे जो बड़ी मात्राओं वाले होंगे। ठीक है, बड़ी मात्राओं का मतलब तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इनके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई अभी उदाहरण भी बताती है मैम कि आखिर आप अक्षरों से कैसे पहचानोगे कि यह ह्रस्व है या नहीं। अरे बात समझ में आ रही है ना कि आखिर आप मात्राओं से कैसे पहचानोगे कि यह दीर्घ है या नहीं। अभी तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ह्रस्व का मतलब छोटी मात्राएं, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्राएं जिनको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। और यहीं पर प्लुत की बात करें तो याद रखिएगा बेटा कि किसी को पुकारने या बुलाने के लिए, है ना, किसी को पुकारने या बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है बेटा कि इसमें जो है ना ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मतलब मैम जहां से उदाहरण पूछे जाते हैं। तो बेटा छोटी मात्रा यहाँ पर लिखा है और आप ध्यान रखिएगा कि छोटी मात्राएं, है ना, छोटी मात्राओं वाले स्वर कौन से होते हैं? जैसे बेटा छोटा अ, जैसे छोटी ई, जैसे छोटा उ, है ना, ये सारे छोटी मात्राओं वाले, जैसे री से ऋषि। अब इसमें क्या है? बड़ी मात्राएं। तो बेटा उदाहरण में ध्यान रखिएगा, जैसे बड़ा आ, जैसे बड़ी ई, जैसे बड़ा ऊ। और प्लुत में कौन कौन से उदाहरण आते हैं ध्यान रखिएगा, जैसे आप ओम, कई बार आपने लिखा देखा होगा, तो कुछ इस तरह से मात्रा लगी होती है, तो ये बेटा सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? और ओम के साथ कई बार आपने राम ऐसे कुछ लिखा देखा होगा, तो ये भी बेटा प्लुत स्वर का ही उदाहरण होता है। आ गई बात समझ में? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? आओ जरा आगे चलते हैं। अब बात आती है व्यंजन की कि मैम व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बाबू यहाँ पर कुछ व्यंजन, मतलब कभी आपने सोचा था कि मैम वर्णमाला भी हम टेबल से पढ़ सकते हैं, मैम वर्णमाला भी हम पिक्चर से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बस जरूरी है आपका प्यार, साथ और सपोर्ट। तो बेटा फटाफट से कमेंट जरूर करते रहो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो, ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहो जिससे कि मैम आगे आने वाली क्लासेस में और ज्यादा सुधार और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके ला सके, आप सभी के सामने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैम आपके सामने खड़ी हो सके। तो बेटा यहाँ पर अब बात हो रही है किसकी? व्यंजन की। अरे भाई जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ते हो कि नहीं, बस वही कहानी तो है। काहे इतना हिंदी से डर लगता है, क्यों समस्या होती है? तो बेटा अब यहाँ पर क से लेकर म तक के व्यंजन लिखे हुए हैं और जो कि कुल 25 हैं। कितने हैं भैया? एक में 5 हैं तो कुल कितने हुए? 25 हुए ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। क्या पूछा जाएगा? कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या। तो बेटा ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहले अक्षर के अनुसार ही उस वर्ग का नाम दिया जाता है। और वर्गों की कुल संख्या बाबू कितनी होती है? 5 होती है। और 5 कौन कौन से वर्ग होते हैं ये भी बताते हैं, है ना। तो बेटा ये हो जाता है पहला क वर्ग, है ना, च वर्ग, ट वर्ग,
क्या हो जाएगा, ट वर्ग, ट वर्ग और हो जाएगा प वर्ग। तो भैया सीधा सीधा ट्रिक से कैसे मैम याद रखेंगे, तो बेटा ट्रिक से आपको याद रखना है वर्गों की संख्या तो 5 होती है, लेकिन पापा जी केटीएम दिला दो, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। या का च ट त प से भी याद रख सकते हो, ठीक है, क च ट त प से भी याद रख सकते हो, क च ट त और प। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही है। अब केटीएम दिला दो कैसे याद रखोगे, क्योंकि बेटा जो क वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्या होता है, कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जबकि च वर्ग का उच्चारण स्थान, मैं च वर्ग की बात कर रही हूँ, मतलब इस वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं आपको सभी को लेना है, ना कि मैं सिर्फ च की बात कर रही हूँ। तो बात क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में कोई संशय, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हो जाता है च वर्ग, च छ ज, जीभ को ऊपर की तरफ लगाकर देखो, ऊपर की तरफ लगाकर देखो, बिना ऊपर की तरफ स्पर्श कराए नहीं बोल सकते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा क्या, तालव्य या फिर तालु बोल सकते हैं। और जबकि ट में जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए बेटा इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा या फिर मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ बात करें त थ द ध वरना और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, दंत होता है, क्या होता है, दंत होता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है बेटा, क्या होता है बाबू, ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। अरे हो गए ना, के टी एम दो डी और ओ, ठीक है। तो कैसे याद रख सकोगे, के टी एम दो, है ना, पापा से कहते हो ना केटीएम बाइक दिला दो, अरे दिला दो भाई दिला दो, 12वीं में बिहार में टॉपर बन जाओगे तो मांगोगे ना। तो बेटा कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गया ना, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ट्रिक को भी याद रखते चलो, दिमाग में एग्जाम में जब बैठे होगे पता नहीं क्या क्लिक कर जाए, पता नहीं ट्रिक ही याद आ जाए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए बेटा यहाँ पर कुछ व्यंजन और बचे हुए हैं, यहाँ पर कुछ व्यंजन और बचे हुए हैं बेटा। य को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं बाबू, किसके नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि य बनता कैसे है, तो बेटा ई और अ के संयोग से बनता है। र को हम किसके नाम से जानते हैं, र को हम प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं, प्रकंपित या फिर लुंठित। ला जो होता है बेटा इसको हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। अरे भाई रट लो, सब कुछ एक वीडियो में है, पूरी वर्णमाला एक वीडियो में है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगला है बेटा व को हम दंतोष्ठ कहते हैं, दांत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है, और बेटा उ और अ के संयोग से बनता है। जबकि श को हम बोलते हैं तालु या फिर तालव्य व्यंजन, ठीक है। और ये वाला श जो है ना, अरे श में कंफ्यूज ना होना, श में कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेटा ये वाला जो श है ना, इसको हम मूर्धा या फिर मूर्धन्य के नाम से जानते हैं, जबकि ये वाले श को बेटा हम दंत व्यंजन कहते हैं, किसके नाम से, दांत के नाम से जानते हैं। अरे इसी श से तो हम लिखते हैं ना सांप, सांप के दांत नहीं होते, ठीक है, याद करने के लिए है सिर्फ। अगला है हाँ, वैसे तो इसका उच्चारण आपको कंठ याद रखना है, लेकिन बेटा हाँ को हम काकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, काकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या ठीक है भाई, हाँ को हम काकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं बेटा, और ये हो जाता है कंठ। और छ, त्रि, ज्ञ और श्र, इन 4 व्यंजनों को बाबू हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सारी चीजें, या को हम कहते हैं अर्धस्वर, रा को हम कहते हैं प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन, ला होता है पार्श्विक, वा होता है दंतोष्ठ, इस श की ध्वनि होती है, शालू बोलते हो ना, तो शालू से ना बोल के तालू बोल दो। अरे भाई कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी दोस्त का नाम शालू होगा, कुछ भी तुम लोग गलत ले लेते हो, ठीक है भाई। जो भी बच्चे नए हो चैनल को फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस में मैम बहुत बेहतर सा कंटेंट आप सभी के लिए ला सके। अगला है बेटा मूर्धा, इस शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इस शा का उच्चारण स्थान बेटा दंत होता है, और इस हा को हम वैसे तो कंठ ध्वनि कहते हैं, लेकिन हम काकल्य
साकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं आगे की कहानी। अब बेटा कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जिनको क्या करना है, जिनको ध्यान में रखना है। आखिर अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अब इन्हीं में से एग्जामिनर पूछ लेगा। तो बेटा ये जो पीछे पढ़े हैं ना, य, र, ल और व, इन्हीं चार को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो य, र, ल और व। ठीक है, इसमें ये कलर नहीं, दूसरा कलर रखते हैं। जैसे बेटा य, र, ल और व को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक, और एक बात ध्यान रखना, अनुनासिक कौन से होते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम अक्षर ही, अंतिम है ना, पांचवा अक्षर ही अनुनासिक या फिर नासिक के व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हो जाते हैं, अंगा, इया, न, न और म। ठीक है, ठीक है कि नहीं, कलर नहीं दिख रहा है क्या भाई, चलो अच्छा दूसरे कलर से लिखते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, य, र, ल और व ये चार अंतस्थ हो जाएंगे। संख्या भी ध्यान रखनी है, कितनी होती है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, चार, 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 चार बार याद कर लो। ठीक है, और अनुनासिक व्यंजनों की संख्या बाबू कितनी होती है, कुल 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं अंगा, इया, ण, न और म। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम अक्षर। और ऊष्म व्यंजन होते हैं बेटा तीनों, श और ह, शलगम, षटकोर, सपेरा। बचपन में याद है ना, कभी सोचा था कि वो दिन दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, और ह, तो इनकी संख्या की बात करें तो बेटा कुल ये भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन अभी बताया था ना पीछे कि बेटा ये 2 और ये 2 यही होते हैं संयुक्त व्यंजन, मतलब छ, त्रि, य और श्र। मतलब संख्या की बात करें तो ये भी कुल 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें बेटा, तो जो पढ़ाई और लड़ाई शब्द लिखते हो ना, मतलब इनके नीचे जो बिंदु लिखते हो, तो ये ड़ और ढ जो है यही 2 उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अगर एक पॉइंट इसमें एग्जामिनर और जोड़ दे और पूछ ले कि बताओ भैया स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो बाबू ध्यान रखना वही जो पढ़े हैं ना 25 व्यंजन, कहाँ से लेकर, क से लेकर म तक, इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे रिश्तेदार नहीं, 4 लोग भी नहीं है, ये वही 4 लोग हैं जो कुछ कहते हैं, है ना। तो बेटा ये स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हुआ, सभी को पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जरा फटाफट से, सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं। अब आप सभी के मन में समस्या होगी कि मैम अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, तो आओ जरा वो भी समझते चलते हैं। तो बेटा किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो फिर मैम महाप्राण क्या होते हैं, आइए जरा समझते हैं वो भी। तो बाबू बस सिर्फ और सिर्फ क्लास में आपको कंसंट्रेट बनाकर रखना है, एकाग्रता से समझते चलना है और टॉपिक दिमाग से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेटा किसी भी व्यंजन वर्ग का, पहले से नहीं बताऊंगी, सस्पेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन किसके नाम से जाना जाता है बेटा, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अरे आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, अभी हम जो पीछे हमने टेबल पढ़ी है ना उससे भी समझते चलेंगे। ठीक है, आओ पहले आगे देखते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई ना कि अल्प प्राण क्या होता है, तो बेटा पहला,
तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है, जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन किसके नाम से? महाप्राण के नाम से जाना जाता है। आगे एक पॉइंट और बचा है, बस इस पॉइंट को समझते लेते हैं कि बेटा अघोष व्यंजन क्या होते हैं और घोष और सघोष क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी, अच्छा मैं बार बार किसी भी व्यंजन वर्ग बोल रही हूँ, तो वर्ग में वही 5 अक्षर आते हैं, बात समझ में आ रही है ना। और कुल वर्गों की संख्या 5 होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो बेटा किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। जबकि सघोष कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, घोष बोले या सघोष बोले एक ही बात होती है, तो एमा कंफ्यूज हुआ नहीं थे। ठीक है, तो बेटा किसी भी व्यंजन वर्ग का, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किसके नाम से? घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। अरे बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? सघोष के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ जरा एक बार फटाफट से। तो बेटा तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और आशा करती हूं कि यहाँ तक का सारा पॉइंट, हर एक पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। आओ जरा इस टेबल में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आखिर कहाँ छुपे बैठे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो बेटा पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, मैं किसी भी व्यंजन वर्ग की बात कर रही हूं, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण, जबकि किसी भी व्यंजन वर्ग का, ध्यान रखना, किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण के नाम से जाना जाता है। पहले तो आगे तो बता दिया है, यहाँ पर चार्ट से भी समझ लो। और किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष के नाम से, किसके नाम से? अघोष के नाम से, जबकि बाबू तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। और बताओ सारे के सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं? पूरी की पूरी वर्णमाला समझ में आई कि नहीं? तो क्लास अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई सुधार हो, कोई परिवर्तन हो, सब कुछ मैम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।